देखो अपना लाइट चल रहा था ना, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, यानी आपसे कोई पूछ ले कि हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। यानी किसी वस्तु पर प्रकाश का टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंचना, तो वो वस्तु आपको दिखाई देगी। सेम मीडियम होगा, वहां क्या होगा? माध्यम समान होगा। जब माध्यम बदल जाएगा, जब मीडियम ही चेंज हो जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन न बोलकर आप क्या बोलोगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे जैसे प्रकाश जा रहा है हवा से पानी में, हवा से पानी में, तो वहां प्रकाश का परावर्तन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। लाइट जा रही है एयर से ग्लास में या पानी से ग्लास में, तो वहां क्या होगा? जहां मीडियम चेंज होगा वहां क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश, लिखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो परावर्तन क्या होता है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम में बैठे सभी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मीडियम यहां क्या होगा? माध्यम यहां क्या होगा? हवा होगी, पानी होगा या ग्लास होगा? क्या होगा? हवा। क्या होगी? सेम मीडियम है। यहां जो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं या फिर जो ब्लैक बोर्ड है ये दिखाई दे रहा है, कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन। यानी एक ही माध्यम में लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर उसी माध्यम में वापिस आना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी तो आपको क्या है? दिखाई देगा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। समझ आ गई? यहां क्या है? एयर है, वस्तु भी कहां है? एयर में है, एक ही माध्यम है। आप भी कहां खड़े हो? मतलब एक प्रकार का एयर ही है इधर। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब माध्यम चेंज होता है, जब लाइट, जब टॉर्च को आप, टॉर्च देखा आपने? अब सारे मतलब किसान होंगे, काम करते होंगे खेत में, तो रात को कभी पानी पुनी की बारी हुई होगी आपकी भी। लड़कों का तो काम पड़ता रहता है पानी से। तो आपने देखा होगा कि आप टॉर्च पानी में, टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा? उसके अंदर एंटर करेगा ना, तो उस समय मीडियम चेंज होगा लाइट का। क्या होगा? मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा। तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो माध्यम के बदलने पर प्रकाश अपने पथ से विचल जाता है, यानी विचलित हो जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये बात समझ आई? ये दो सरफेस, मतलब यहां तो क्या है? ये मीडियम है, वो एयर वाला है। ये मीडियम है, वाटर कर लो, ग्लास कर लो, आपकी इच्छा है, पानी वाला। ठीक है, एक माध्यम तो क्या है? एयर है। एक मीडियम क्या है? वाटर है, पानी है।
अब यहां ये माध्यम क्या है? पानी है, और ये माध्यम क्या है? एयर है। क्या है? एयर, हवा। बाद में लिखोगे, एक बार नहीं बनाओगे कोई भी। तो मेरे को ये बताओ, ये माध्यम है वो रेयर है, विरल है, या फिर डेंसर है, सघन है? ये माध्यम सघन है या फिर विरल है? विरल है। क्या है? जैसे उसके कण दूर दूर होंगे तो वो उतना ही विरल होगा, जिसके कण नजदीक होंगे वो उतना ही सघन होगा। ये बात समझ आ गई? तो हवा और पानी में विरल क्या है? हवा है। सघन क्या है? पानी है। पानी और ग्लास में विरल कौन है? पानी। और ग्लास क्या है? सघन है। क्या है? सघन। इसके लिए अपवर्तनांक होता है इसका अलग अलग, उससे आपको पता चल जाएगा, मैं लिखा दूंगा अपवर्तनांक किसका कितना होता है, डायमंड का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, रॉक सॉल्ट का क्या होता है, कैरोसिन का क्या होता है, अलग अलग होता है। ये है परपेंडिकुलर, बीच में बोला था आपको खींचना है ना, एक परपेंडिकुलर लगाना जिससे आप एंगल मेजर करोगे, मापोगे। हवा, अब हवा से प्रकाश आएगा, हवा से लाइट आई, जाना कहां था इसको? जाना कहां था भाई इसको? मतलब सीधा जाना था ना, जाना सीधा था ना, प्रकाश तो सीधा चलता है, सीधा जाना था। लेकिन ये मीडियम एयर वाला है और ये कौन सा है? पानी वाला है। कौन सा है? तो लाइट की स्पीड कम होगी या ज्यादा, ये बताओ पहले तो। वेरी गुड, क्या होगी? कम। तो पानी की स्पीड, लाइट की स्पीड कम होगी तो जाना तो सीधा था, लेकिन ये क्या करता है, ये इधर बैंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और आपको पता है जो प्रकाश किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। जाना ऐसे था, यदि मीडियम सेम होता, मतलब कुछ इसके मतलब मीडियम सेम होता तो क्या डायरेक्ट चले जाते ना, सीधा चले जाते ना, आगे कोई सरफेस आता तो टकराती। लेकिन अब क्या है, जैसे ही एयर से कहां गई? पानी में। एयर से पानी में, तो एयर से पानी में गई तो क्या है, अभिलंब की, अभिलंब क्या है, अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये क्या है? नॉर्मल रे, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम लिखो, नॉर्मल रे। 90 डिग्री का होता है ये नॉर्मल रे, अभिलंब। क्या बोलो इसे? अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रे। ये सरफेस है, इससे ऊपर वाला क्या है? एयर का मीडियम है, नीचे वाला वाटर का है। अब ये प्रकाश की किरण आई, मतलब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो आप, मतलब पानी में टॉर्च जलाओ या फिर सूर्य का प्रकाश पानी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ये समझाने के लिए बनाया था, जाना तो ऐसे था लेकिन इधर झुक जाती है, तो इसको एक बार इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है या अभिलंब की ओर बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब की ओर आती है। ये बात समझ आ गई? तो ये है अपवर्तन, मतलब अपने पथ से क्या है, ये विचलित हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है। जाना सीधा था लेकिन किस ओर झुक गई? परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल रे की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गई। समझ आ गया? अब इस नॉर्मल रे से
इसके बीच जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलते हैं? एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। और ये अपवर्तित किरण और नॉर्मल रे के बीच एंगल जो बनेगा इसे बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। समझ आ गई? ये बात समझ आई क्या? एंगल आई क्या होता है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। एंगल आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। समझ आई ये बात? इधर समझ आ रही है क्या? ये तो था एयर टू वाटर यानी रेयर टू डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम। अब विरल और सघन का ज्यादा याद मत रखो, मैं बाद में बता दूंगा। एक बार इतना याद रखना, जिसके पार्टिकल जितने जितने दूर होते हैं वो उतना ही विरल होता है, जिसके पार्टिकल जितने नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, वो उतना ही सघन होता है। मतलब एयर, पहले तो वैक्यूम, जहां एयर भी नहीं है वो विरल माध्यम होगा, जहां एयर होंगे वहां कुछ पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, तो वैक्यूम से थोड़ा डेंसर होगा एयर वाला। लेकिन मानते इसका मतलब अपवर्तनांक लगभग सेम ही मानते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है। और पानी और एयर में डेंसर कौन है? सघन कौन है? पानी। अब देखो, अब यहां मीडियम है चेंज, इधर मीडियम क्या है भाई? लिखा नहीं था क्या? कोई नहीं, लिख लेना एक बार इसको, देखो। अब यहां पर मीडियम क्या है? ये क्या है भाई? नॉर्मल रे, अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब इधर क्या है? पानी। और इधर क्या है? एयर। यहां मीडियम क्या है? सघन, डेंसर है। क्या है? डेंसर मीडियम है, सघन है। अब लाइट प्रवेश करेगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो उस प्रकाश की किरण के साथ क्या होगा? वो अभिलंब की तरफ आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। मतलब वो विचलित नहीं होगी ज्यादा, मतलब विचलित तो होगी लेकिन उसकी मतलब क्या है, इतना वो डिस्टर्ब नहीं होगी अपनी पाथ से, तो क्या करेगा? ये दूर जाएगी। ये है आपतित किरण। और ये है ये रफ भी नहीं होता अभी। मतलब इधर से जाएगा थोड़ा। ठीक है, पहले वो लिखो, इसको अलग ही बना लेंगे। ये लिख लो एक बार। प्रकाश की किरण जो आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किसी सरफेस से टकराने के बाद जो जाएगी उसे अपवर्तित कहते हैं, अपवर्तन में। ठीक है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। ये नॉर्मल रे है, अभिलंब है। इसके साथ और इसके साथ एंगल मेजर करेंगे, इस दो, इस रे के साथ और नॉर्मल रे के साथ एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है। एंगल आई किसके बीच होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। एंगल आर किसके बीच होता है? अपवर्तन किरण और अभिलंब के बीच। एंगल आई और एंगल आर, क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं? नहीं होते, यहां नहीं होंगे, यहां नहीं होंगे भाई, इनका कुछ और ही है, आगे बताऊंगा। स्नेल्स लॉ है। अपवर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होता कभी। ये इधर बड़ा ही बनाओ एक बार। बन गया क्या ये? ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब।
नॉर्मल रे, नॉर्मल रे या 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। 90 डिग्री से ही आप मेजर करेंगे आपतन और अपवर्तन कोण को। और ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अब यहां एंगल कौन सा होगा? आई, एंगल आई, आपतन कोण। और यहां एंगल आर, किसके बीच होगा? अभिलंब और अपवर्तित किरण के। वेरी गुड, यहां होगा एंगल आर, एंगल आर। अब ये देखो, आप अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर आ रही है या अभिलंब से दूर जा रही है? दूर जा रही है ना। तो इसका मतलब ये मीडियम डेंसर है, ये वाला रेयर है, यानी ये सघन माध्यम है, और ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, आपसे पूछ ले हवा से, जब प्रकाश हवा से पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा या पास आएगा? पास आएगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी? नजदीक आएगी। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी? दूर जाएगी। समझ आ गई ये बात? तो ये आप बताओ कौन सा मीडियम है? ये डेंसर है, ये रेयर है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। क्या ये समझ आ गया? आया क्या? बना लो इसको। लिख लिया? बना लिया क्या? बनाओ। लिख लिया? लिख लिया क्या? अब अपवर्तन के रूल क्या क्या है? पहला रूल लिखो। पहला रूल क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एक ही प्लेन मतलब लाइट ऐसे गई ना तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर चली गई। मतलब प्रकाश की किरण आई, मतलब इस सरफेस के साथ आई तो इसी से वापस जाएगी ना, ऐसे तो नहीं इधर से आई इधर निकल गई या ऊपर की तरफ निकल गई, तब तो होगा ही नहीं ना अपवर्तन। तो लिखो रूल नंबर पहला, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे।
लिख लिया। दूसरा है स्नेल्स लॉ, दूसरा है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। दूसरा है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। दूसरा है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई, साइन आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण, और डिवाइड साइन आर, साइन आर किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, कांस्टेंट भी होगा। और क्या होगा, यदि मीडियम से पूछ ले तो n2 और n1। दूसरे माध्यम और पहले माध्यम का जो अनुपात है उसको हल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, साइन आई बाई साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, दूसरा माध्यम भाग में पहला माध्यम, फर्स्ट मीडियम। ये याद रखना स्नेल्स लॉ। साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। आपसे पूछ लेगा स्नेल्स लॉ, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बाई n1, या वो दे देगा साइन आई बटा साइन आर बराबर n1 बाई n2। तो कौन सा सही होगा, n2 बाई n1। पहले रेशो के अंदर आपको दिया मिलेगा तो पहले दूसरा माध्यम लिखोगे फिर पहला डिवाइड में, वो किसके, इसके बराबर होगा, साइन आई बटा साइन आर। क्या ये बात समझ आ गई, ये रूल समझ आया। और क्या हो सकता है, या वो ऐसे दे सकता है n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये भी लिखा मिल सकता है आपको ऑप्शन में। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है ना उसको, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बाई n1, यानी दूसरा माध्यम बटा में पहला माध्यम, इसका रेशो होता है इसके बराबर साइन आई बटा साइन आर के। जो साइन आई की वैल्यू होगी ना, साइन आई की वैल्यू होगी और जो साइन आर की वैल्यू होगी, यानी जो आपतन कोण का मान होगा, जो अपवर्तन कोण का मान होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो दूसरे माध्यम बटा पहले माध्यम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई मान आपके पास आ जाएगा, कोई वैल्यू आएगी। अब बताऊंगा कैसे आएगी वो वैल्यू, क्या आएगी। साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बाई n1, ये ऑप्शन हो सकता है मिलेगा तो, वरना ये मिलेगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। समझ आई ये बात यहां तक। अब देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी साइन आई बटा साइन आर, यहां एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट नियतांक, क्या आएगी, नियतांक। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब समझे आप, जैसे साइन आई मैंने 4 दे दिया, साइन आर मैंने 2 दे दिया, अब इसको काटो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है बस। तो वो ऐसे भी तो दे सकता है ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये भी तो सही है। तीनों तरीके से लिखा मिल सकता है आपको ऑप्शन में, ये स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। समझ आई ये बात, समझ आई क्या, लिखो। क्योंकि ये ना आपको मतलब इतना ये न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाता होगा, लेकिन ये 10th क्लास का जो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ना, उसको खोल के देखना,
उसके अंदर है सारी, ठीक है। और आपको पता है कि आपका लेवल मतलब जो भी एग्जाम है 10th क्लास तक आता है तो उसका कोई पता नहीं, पूछ सकता एग्जामिनर कुछ भी। तो ये साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बाई n1, दूसरा मीडियम बटा पहला माध्यम, ये हो सकता है। साइन n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, इसके बराबर हो सकता है। साइन आई बटा साइन आर, इसको आप सोल्व करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, नियतांक वैल्यू आएगी, एक नियतांक वैल्यू आएगी जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो माध्यम उतना ही डेंसर होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो माध्यम उतना ही विरल होगा। ये बात समझ आई? ये लिख लिया क्या? तो अब जो मेन आपको याद करनी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक। एक बात बताओ पहले, कल मैं छोटी सी बात रह गई थी, प्रकाश की चाल, कल एक बात बताई थी, प्रकाश की चाल के बारे में बताई थी, तो उसी पे आता हूं 2 मिनट। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। कई बार तो डायरेक्टली ग्रुप डी वगैरह पेपर में तो पूछ लेता है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड किस में होती है? वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब क्या है? जहां हवा भी ना हो, जहां हवा भी ना हो, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी निर्वात में प्रकाश की स्पीड होगी वो क्या होगी? तेज, ज्यादा स्पीड होगी। क्या होगी? स्पीड ज्यादा होगी। एयर में स्पीड ज्यादा होगी। नॉर्मली वैक्यूम में और एयर में लगभग सेम स्पीड मानी जाती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड किसी में कम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगी या एयर में ज्यादा होगी। बाकी स्पीड लाइट की कहां कम ही रहेगी इससे। तो पानी की पूछ लेगा स्पीड, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है, प्रकाश की चाल ग्लास में क्या होती है, प्रकाश की चाल डायमंड में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं। किलोमीटर लिख सकता हूं, अब तो पावर कम कर दी ना, ठीक है। 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब प्रकाश की चाल कितनी है? अप्रोक्स 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश है दूरी तय करता है। एक सेकंड में, यानी 1 सेकंड में चाल क्या होती है प्रकाश की? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड टाइम कितना का होता है? इतने में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो प्रकाश की चाल से ज्यादा कोई चाल संभव है ही नहीं। तो आपसे पूछ रहे सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है? प्रकाश की होती है। ना तो साउंड की होती है, ना एयर की होती है, किसी की नहीं होती, ना मिसाइलों की होती है। किसकी होती है? प्रकाश की। प्रकाश की चाल से ऊपर किसी की चाल होती नहीं है, बस इतना याद रखो। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है प्रकाश। समझ आ गई ये बात? तो मैं आपसे पूछ लूं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी? निर्वात में। किस में होगी? निर्वात में। फिर किस में होगी?
हवा में। फिर किस में होगी? तरल में, द्रव में, तरल या द्रव। फिर किस में होगी? ठोस में, सॉलिड में। आपसे पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, ऑप्शन दे दे, सॉलिड, लिक्विड, आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस, वैक्यूम। सॉलिड में। किस में होती है सबसे कम? सॉलिड में। सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में। समझ आ गया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सॉलिड, सॉलिड है, कोई भी ठोस है, उसके पार्टिकल ज्यादा क्या रहते हैं? नजदीक नजदीक रहते हैं। मतलब वो एक डेंस है, संघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? उसमें प्रकाश की चाल क्या है? कम। इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है? जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, जो माध्यम जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही तेजी से। क्या ये बात समझ आ गई? तो निर्वात के अंदर, निर्वात क्या है? विरल माध्यम है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है। हवा क्या है? इनके मुकाबले विरल है तो प्रकाश की चाल ज्यादा है। लिक्विड है, पानी में। मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो पानी में, पानी में और बर्फ में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी? बर्फ में। क्या? फिर क्या हो गया? मतलब मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, लेकिन जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उसमें उतनी ही कम होगी। अब इसके लिए आपको लिखने पड़ेंगे अपवर्तनांक। ठीक है? बर्फ का आता है 1.31 और पानी का आता है 1.33। लिखो अपवर्तनांक, लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का कितना होता है? निर्वात का? निर्वात का एक होता है। कितना होता है अपवर्तनांक? एक होता है। वैक्यूम का कितना होता है? एक। और हवा का 1.003। किसका होता है? एयर का, हवा का। हवा का। बर्फ का कितना होता है? 1.31। और पानी का कितना होता है? 1.33। 1.33। इसको मैं 4/3 लिख सकता हूं। 4 को 3 से भाग करोगे क्या आएगा? 1.33। क्या आएगा? 1.33। बर्फ, हवा का आ गया, निर्वात का आ गया, बर्फ का आ गया, पानी का आ गया। अब रहता है केरोसिन का। केरोसिन का लिखो, केरोसिन 1.44। केरोसिन। अब लिखो ग्लास का, कांच का कितना होता है? 1.5। इतना? चलो
1.5 लिखो, समथिंग 1 और लगा लो इसके, 1.51 ग्लास का। और सेंधा नमक का, रॉक सॉल्ट 1.55 और हीरे का, डायमंड का 2.42 2.42। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनाक है। क्या है ये? अब अपवर्तनाक को मैं या तो म्यू से डिनोट करूंगा या किससे? एन से। किससे? एन से। तो आपके पास अपवर्तनाक होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अपवर्तनाक का मात्रक क्या होता है, जिसमें हम मेजर करते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, फोर्स को न्यूटन में। इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है इसकी? अपवर्तनाक की यूनिट क्या है? क्या यूनिट है अभी? बोलो। मैंने कुछ लगाया क्या इसके पीछे? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अपवर्तनाक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती। आपसे पूछ ले कि अपवर्तनाक का मात्रक निम्नलिखित है, ऑप्शन दे दे, मीटर, किलोमीटर में, मतलब डाउबसन में, या फिर आपका पूछ ले न्यूटन में, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, होता ही नहीं है इसका मात्रक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो एन से डिनोट करूंगा, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एन बराबर होता क्या है, अपवर्तनाक होता क्या है, क्यों इसका मात्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिर्फ अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है? ये एन बराबर होता है सी बाई वी। सी बाई वी। सी क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। 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 निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सी। इसको डिनोट करते हैं सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और किसी मीडियम में प्रकाश एंटर कर रहा है, चाहे वो एयर के अंदर एंटर कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर, चाहे ग्लास के अंदर, उसमें उसकी स्पीड क्या है? वो डिनोट करता है वी से। किससे? वी से। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का रेशो जो अनुपात आता है उसे ही आप अपवर्तनाक बोलती हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलती हो। उसे क्या बोलते हो? अपवर्तनाक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हल करोगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो उस माध्यम का क्या आएगा? अपवर्तनाक। क्या आएगा? अपवर्तनाक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो याद कर लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने याद कर लिए। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो आप? n बराबर सी अपॉन वी। ये तो आपको याद ही हो गया, अपवर्तनाक तो याद ही होगी ना, 4-5 आपको। सी आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एक ही रहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपसे कह दे कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो v निकालना हो तो आप यहां से फॉर्मूला क्या बनाओगे? v = c/n। यहां से आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो इससे।
निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का रेशियो कहलाता है अपवर्तनाक। और आपको अपवर्तनाक पता है, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल का पता है, तो वी उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ ले, आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या आप सभी का याद कर पाओगे? तो उसमें अपवर्तनाक तो आप याद कर सकते हो, या आपको लिखा दे देगा अपवर्तनाक, तो वो मतलब ये तो आपको पेपर में भी लिखा मिल जाएगा, अपवर्तनाक याद नहीं रहता तो, वरना 4-5 याद कर लेना भी, उससे आप प्रकाश की चाल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? तो इसका फॉर्मूला, अपवर्तनाक का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर c बाई वी। तो v निकालना है तो c बाई ए, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। समझ आई ये बात? आई क्या? तो आप निकालो पानी में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला आपके सामने है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने है। हो गया? कितना है आंसर? इधर, इधर भी देखो, फॉर्मूला है v अपॉन c बाई एन। v क्या होता है आपसे पूछा है, किसमें पूछा मैंने? पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। अब पानी में प्रकाश की चाल पूछी है, तो मेरे को बताओ, अब इसका c का मान क्या होगा? 3 गुणा 8 मीटर पर। अपवर्तनाक क्या है? 1.4/3 लिख सकता हूं, 4/3। अब बताओ क्या होगा? 3 ऊपर जाएगा, ये बीमारी है, 3 ऊपर चला गया। अब 9 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बटा 4। 9 को 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहां नहीं समझ आया? एक और करो।
करना। ग्लास में, कांच में प्रकाश की स्पीड पता करनी है। ग्लास में प्रकाश की स्पीड का पता करना आपको। 1.50 इसका 1.5 सिर्फ 1.5 लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है भाई 1.5। ठीक है, आपको निकालनी है Vg यानी स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ इधर बस हो गया। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तेरा नहीं हुआ अब तक ना, इसका हुआ। क्या हो गया भाई? कहां समझ नहीं आई ये बता मेरे को। ये बड़ा देखो, ये दे रखा, ये अपवर्तनांक याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उन दोनों का रेशियो होता है, वो अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c/v। c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और v होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपको याद करना पड़ेगा। c आपको पता ही है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है निर्वात में। ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में निकालना है तो v इधर ले जाएंगे c/n। और यहां हल करेगा तो c क्या होता है? हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। लिख दिया। n क्या होता है? अब इसने किसकी बात करी है? इसने बात करी है पानी की। किसकी बात करी है? n पानी का कितना है? 4/3 1.33। वो पेपर में देगा इसे 1.33 को 4/3 लिख के देगा, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। 4/3, अब 4/3 दे देगा। अब देख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नीचे है 4/3। अब नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, पढ़ा होगा मैथ में। यहां क्या बच गया? 4। अब इस 3 से गुणा कराऊं, कितना आ जाएगा? 9। और ये 10⁸ इधर मल्टीप्लाई में रखना है। अब बताओ, इस 4 से इस 9 को काटो तो 2.25 आएगा और गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? और इसका निकालो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अपवर्तनांक 1.5 है। ग्लास में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। दो गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ज्ञात करना है ग्लास में प्रकाश की चाल, ग्लास के अंदर। ठीक है, ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मिलेगा एग्जाम में, अपवर्तनांक दिया मिलेगा। लिख लिया? लिख लिया क्या? देख सम देख,
ये सी एक सिंबल होता है, ठीक है। सी क्या दर्शाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात एक ऐसी जगह है जहां पर हवा भी नहीं है, निर्वात एक ऐसी जगह है जहां पर हवा भी नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है प्रकाश की। जब इस कमरे में से आप हवा भी बाहर निकाल देना तो प्रकाश, जो लाइट की जो स्पीड होगी ना, वो इस स्पीड, ये स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देख, अब v क्या होता है? v, अब निर्वात में तो c से डिनोट करो। अब लाइट जा रही है पानी में से, उस स्पीड को डिनोट करेंगे v से, चाहे वो ग्लास में से जा रही है, चाहे वो हीरे में से जा रही है, कहीं से भी जा रही है। इस निर्वात को छोड़ के और कोई भी माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल जा रही है, उसे v से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? v से। अब ये आपको निकालना है, ये क्या होता है? v, प्रकाश की चाल माध्यम में। किसमें भाई? माध्यम में। प्रकाश की चाल माध्यम में। अब जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, उन दोनों का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। इससे अपन डिनोट करते हैं n से, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? इस दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का अनुपात होता है। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल उस किसी माध्यम में, इन दोनों का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। तो n बराबर क्या होगा? c/v। c/v। अब तेरे को पता है c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल सेम ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बदलेगी नहीं। यहां तो ये वैल्यू रखनी है तेरे को। और v निकालना है। v कब निकाल पाएगा? जब तेरे को क्या पता हो? n पता हो। क्या पता हो? n। अच्छा, यहां v निकालना है अपने, तो मैं v को इधर ले जाऊं तो इस c के डिवाइड में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये तेरे को याद करनी पड़ेगी, और वो कहां है? ये रही, n की वैल्यू है, अपवर्तनांक है। निर्वात का 1, हवा का 1.0003, बर्फ का 1.31, पानी का 1.33 या 4/3, केरोसिन का 1.44, ग्लास का 1.50 या 2/3, सॉरी 3/2, सेंधा नमक 1.55, 3/2, इसकी वैल्यू कुछ अप्रोक्स से आएगी इसकी, ठीक है। और डायमंड का 2.42, ये याद करने पड़ेंगे। अब यहां इसने क्या पूछा है कि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 होता है, याद किया तूने? नहीं देगा तो तेरे को पता होगा, वरना वो दे भी देगा 1.5। अब 1.5 है, ज्ञात क्या करना है? स्पीड करनी है, प्रकाश की चाल किसमें? ग्लास में। किसमें करनी है? ग्लास में। अब प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो मेरे को बताओ, आपको पता क्या होना चाहिए? अपवर्तनांक। तो v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और किसकी बात कर रहा है वो? ग्लास की, ग्लास में प्रकाश की चाल। तो आपको ग्लास का अपवर्तनांक पता होना चाहिए, और अपवर्तनांक क्या है ग्लास का? 1.5। 1.5। अब मेरे को बताओ, 1.5 पता है, अब c तेरे को पता नहीं है, क्या है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहां से मैं पॉइंट को हटाऊंगा,
ऊपर क्या लग जाएगा, गुणा में 10। अब 5 दूनी 5 तिया 3 एकम 3 एकम 2 गुणा 1, अरे 3 कट गया तो 1 आएगा, 4 कहां से आएगा, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया ग्लास में प्रकाश की चाल। आया समझ ना आए तो कोई बात ना, आप बैठे इधर पर पूछना। आया क्या समझ? तुम्हारी कमी कहाँ रहती है? कमी यही रहती है कि तुम 1-2 दिन क्लास लाते हो फिर अब्सेंट, जिस दिन अब्सेंट उस दिन गया सारा। क्या हुआ, आगे चलूं? बस अब करवाऊंगा आगे। और लिख लिया? अब आपको साइन 40 का मान दे दिया गया आपको 0.64, साइन 25 का मान दे दिया आपको 0.42। आप मेरे को यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, अपवर्तनांक ज्ञात करें। दसवीं की एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, उसमें ऑप्टिक्स में पीछे न्यूमेरिकल है ये बड़ा, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब उसमें साइन 40, मतलब आपको एग्जामिनर है ना वो ऐसे लिख के देगा, साइन 40 की वैल्यू ये है, साइन 25 की वैल्यू ये है, और ये प्रकाश की चाल इस माध्यम से उस माध्यम में जा रही है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बताएं। तो आपको सोल्व करना होगा, तो कैसे करोगे इसको? बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दिया हो तो आ जाएगा समझ। क्या 1 पॉइंट किसका होता है? क्लास का बस हो गया 1.5। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, साइन आई बटा साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं। साइन आई का मान 40 डिग्री है तो वैल्यू देगा 0.64, तो 0.64 बटा में साइन 25, साइन आर की वैल्यू है 25, 0.42, इसको कट करो, डायरेक्ट कट जाएगा ना ये तो, क्योंकि ऊपर 2 जीरो लगाओ नीचे 2 जीरो लगाओ, कट जाएगा, पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा। अब इसको 64 को डिवाइड करो 42 से, पहले 2 से करो 21, 32, अब 32 को 21 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया, कितना आ गया, 21 पंजे 110, कितना आ गया 1.5, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का है। स्नेल्स लॉ याद है, साइन आई बटा साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, साइन आई 40 डिग्री 0.64, साइन आर 25 डिग्री 0.42, इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट,
समझ आया? और वो ऐसा देगा, ठीक है, क्योंकि आपका नहीं निकाल सकते, इतना टाइम नहीं होता। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वो देगा यदि आपसे प्रकाश की चाल पूछ ले तो। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले तो प्रकाश की चाल वो आपको देगा उस माध्यम में, उस मीडियम में। तीसरी चीज आपको खुद से पता करनी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आई ये बात? ये लास्ट वाला किसको समझ नहीं आया? नहीं है समझ? आ गया तेरे समझ? देख रवि पीछे चल, ये देख, क्या लिखा हुआ ये? साइन आई बटा साइन आर, एक कुछ ना कुछ नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। साइन आई एक एंगल है, साइन आर एक एंगल है। मैंने वहां मान दिया साइन आई 40 डिग्री है और साइन आर 25 डिग्री है। कितना डिग्री है? 25। उसने 40 डिग्री का मान दे दिया 0.64 और 25 डिग्री का मान दे दिया 0.42। ये लिखा वहां देगा, वो याद करने की जरूरत नहीं है। अब साइन आई बटा साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, 0.64 बटा 0.42 डिवाइड कर दे सीधा। अब भाग देगा तो क्या आएगा? 1.5, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। और किसी को समझ ना आया हो? और किसी को समझ ना आया हो? मैं कोशिश करूंगा 10th की एनसीईआरटी की बुक इसमें लगवाने की, ठीक है। उसमें जो आपको न्यूमेरिकल है, जो मतलब आपके जो मतलब एक तरीके से दिखाए गए हैं कि कैसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो वो क्योंकि उसमें ना ऐसे लिख रखा है साइन आई बराबर जितना मान है उसका मान दे रखा है, ब्रैकेट में उसका मान दे रखा है, वो निकालने की विधि दे रखी है। तो मैं कोशिश रहेगी कि वो बुक इसमें करवाएं कुछ, ठीक है। बस, थैंक्स वी।